तो अब हम जर्नल के अंदर सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है, सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है ये समझेंगे, और साथ ही साथ कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है ये समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को कंपाउंड मतलब मिश्रण जोड़ के भी लिख सकते हैं, मिश्रण करके या जोड़ करके भी लिख सकते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आ सकती है हमारे सामने। तो सिंपल जर्नल एंट्री का मीनिंग हम बहुत बार कर चुके हैं कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके एक अकाउंट को आपने डेबिट करना है और एक अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। प्रीवियसली हमने बहुत बार राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये, ये ट्रांजैक्शन न जाने कितनी बार हमने कर लिया है। तो किसी भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर इन्वॉल्व अकाउंट को ढूंढ के एक को डेबिट कर दो, एक अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये एस्पेक्ट जब आप रिकॉर्ड करते हो, एक अकाउंट को डेबिट करते हो और एक अकाउंट उसके इक्विवेलेंट अमाउंट उतने ही अमाउंट से वापस जब क्रेडिट करते हो, तो ये तो कहलाती है हमारी सिंपल जर्नल एंट्री। तो सर ये कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है, ये जोड़ तोड़ जो आप बात कर रहे हो इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा जर्नल है कई बार एक नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है। रिपीटेशन ऑफ वर्क कैसे होता है और उससे बचने के लिए हम कंपाउंडिंग एंट्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो कंपाउंडिंग एंट्री है, जो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती है वो क्या होती है समझते हैं। क्या हर जगह जहाँ चाहे वहाँ कंपाउंडिंग एंट्री कर सकते हैं या कंपाउंडिंग एंट्री करने के भी अपने कुछ नियम कायदे दस्तूर है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हम मिश्रण कैसे कर देंगे, दो एंट्री को क्लब कब कर सके लिख लेंगे, तब भी हमने कहा ये हमारा वैलिड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिया। सामान्य वे से हमने कहा हमेशा एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। जितने से डेबिट में अमाउंट इन्वॉल्व है उतने से ही क्रेडिट का अमाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो भी सकती है जहां हम दो एंट्रियों को कंबाइन करके इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है, इसकी कंडीशन सबसे ज़रूरी ये है। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, मान लीजिए मोहन नाम से कोई आदमी है। मैं इसके डेफिनेशन पे फिर से आऊँगा, पर पहले मैं उदाहरण से कंपाउंडिंग एंट्री को, एग्जाम्पल से कंपाउंडिंग एंट्री को समझूंगा। तो मान लीजिए हमारी बुक्स के अंदर मिस्टर मोहन बुक्स में पहले से ही डेटर के अगे रूप में खड़ा था। डेटर का मीनिंग ये हुआ कि हम उससे 20,000 रुपये मांगते हैं। एक दिन अचानक शॉप पे आता है और कहता है, मिस्टर मोहन हमें कहता है कि सर आप मेरे से 20,000 रुपये मांगते हो, एक काम कीजिए 5,000 रुपये तो मैं आपको नकद दे देता हूँ, कैश दे देता हूँ, और 15,000 रुपये मैं आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर देता हूँ। तो हुआ ये कि मोहन के साथ जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, एक ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, पहला जो ट्रांजैक्शन हमारा ये हुआ है मोहन के साथ, मिस्टर मोहन के साथ, वो ये हुआ है मिस्टर मोहन से हम 20,000 रुपये मांगते हैं और वो भाई साहब ने 5,000 रुपये हमें नकद में दे दिए और 15,000 रुपये हमें मान लीजिए पेटीएम के थ्रू मान लीजिए बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए।
तो मुझे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा इस ट्रांजेक्शन के अंदर मोहन ऑलरेडी डेटर्स की पोजीशन में था, तो मैंने फटाक से मैंने क्या कहा कि जो मोहन है मैं उस पर बॉक्स बना दूंगा, और एक जो मुझे कैश मिला है उससे उस पर मैं बॉक्स बना दूंगा। ठीक है, दो अकाउंट मिले और मोहन चूंकि डेटर्स की पोजीशन में है, हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू अब कम हो जाएगी, तो यानी कि एसेट्स अब डिक्रीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, टू मोहन लिखूंगा। कितने से? 5,000 रुपये से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। टू में मोहन को लिखूंगा और अब मैंने कहा केस, मेरे इस केस में केस क्या है, एक एसेट्स का अकाउंट है, मेरी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मेरी एसेट्स की, ये एसेट्स अकाउंट है और एसेट्स की वैल्यू चूंकि इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट करूंगा। तो मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिट, कैश को मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले बालकनी वाले बॉक्स में बैठाऊंगा। अकाउंट डेबिट ₹5,000, सामने मैंने मोहन को 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। ये मैंने मेरे इस ट्रांजैक्शन के अंदर पहले पार्ट को रिकॉर्ड कर लिया। सेकेंड पार्ट में ये हुआ कि मेरे बैंक का बैलेंस में 15,000 रुपये मिस्टर मोहन ने ट्रांसफर कर लिए। तो चूंकि मोहन जो था मेरी एसेट्स के अंदर खड़ा था, मोहन मेरी एसेट्स के फॉर्म में खड़ा था और अब वो डिक्रीज हो रहा है, अब वो घट रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, टू करूंगा। तो मैंने लिखा टू मोहन और क्रेडिट कर दूंगा 15,000 रुपये से, और ये 15,000 रुपये मुझे फिलहाल मेरे बैंक के अकाउंट के अंदर आए हैं। तो बैंक, मैंने कहा था कि बैंक के जो भी बैलेंसेस होंगे मॉडर्न अप्रोच में क्या है, ये हमारे एसेट्स के अकाउंट है, और चूंकि एसेट्स के अकाउंट है और वो इंक्रीज हो रहा है, बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आ गए, 15,000 रुपये। हमने देखा ट्रांजैक्शन एक ही था जहां पे मिस्टर मोहन ने हमें 5,000 रुपये कैश दिए और 15,000 रुपये बैंक में दिए। तो एक ट्रांजैक्शन को हमने दो तरीके से लिखा, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है, परफेक्ट है, इसी तरह से एंट्री कर सकते हैं, की जाती है। पर क्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई शॉर्टकट तरीका है जहां से मुझे इस ट्रांजैक्शन को मैं और अच्छे से लिखूं, और एक चूंकि ट्रांजैक्शन एक था तो मैं इसको एक जर्नल एंट्री करके ही ख़त्म कर दूं? क्यों मैं एक ही ट्रांजैक्शन के लिए दो अलग अलग एंट्री करूं? तो मैंने ये देखा कि क्या हुआ कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर मोहन जो था, मोहन का जो अकाउंट है वो 20,000 रुपये से अफेक्ट हुआ है। मैंने कहा दोनों ही केस में चाहे वो नकद हो, चूंकि मैंने कहा मेरे यहाँ पे मोहन एसेट्स का अकाउंट था और एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 20,000 रुपये से। इसके अगेंस्ट में इस 20,000 के अगेंस्ट में क्या हुआ, 20,000 के अगेंस्ट में मेरी एक एसेट्स है केस, वो 5,000 रुपये से इंक्रीज हुई है, और साथ ही साथ 15,000 रुपये से मेरा जो बैंक का अकाउंट है, जो एसेट्स है, उसकी वैल्यू भी बढ़ी है। तो इस एक ही ट्रांजैक्शन को मैंने जब गौर से देखा कि मोहन जो है उसकी वैल्यू 20,000 रुपये से घटी है, यानी कि मैं अगर टू मोहन 20,000 रुपये लिख दूं तो क्या इसमें कोई गलती है? क्योंकि मेरी एसेट्स की वैल्यू, मोहन मेरा डेटर्स था, एसेट्स की वैल्यू 20,000 रुपये से घटी है, यानी कि मोहन का अकाउंट का बैलेंस मेरे यहाँ नील हो गया। तो मुझे इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोनों एंट्री का जो नेट इफेक्ट था वो इतना था कि 15,000 यहाँ से डाउन हुआ और 5,000 रुपये यहाँ से डाउन हुआ। तो ओवरऑल ये हो रहा है
कि मोहन 15 और 5 20,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, और साथ ही साथ कैश का जो हमारा अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है 5,000 रुपये से, और 15,000 रुपये से जो हमारा जो बैंक का अकाउंट है वो बढ़ रहा है। तो मैं इस ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर दूं, कंपाउंड करके अगर लिखूं, दो अलग एंट्री न करके कैश अकाउंट डेबिट, तो मेरा कैश का बैलेंस 5,000 रुपये से बढ़ गया, बैंक का अकाउंट 15,000 रुपये से बढ़ गया, एसेट्स थी, कोई गलती नहीं है, सही है। और चूंकि इस ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में जो क्रेडिट वाला एस्पेक्ट है वो मेरा एक ही है, मोहन ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो मैं इसको कंपाउंड करके भी लिख सकता हूं। यानी कि कंपाउंड किस कंडीशन में कर सकते हो, जब आपके कंपाउंड करने का जो आपका टास्क है आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते हो, केवल उसी परिस्थिति में कर सकते हो जब एक साइड का जो एस्पेक्ट है, क्रेडिट वाला जो एस्पेक्ट है वो कॉमन हो। क्रेडिट वाला एस्पेक्ट अगर कॉमन होता है और उसके रेस्पेक्ट में आपने देखा कि जो जर्नल एंट्री हो रही है, डेबिट वाला एस्पेक्ट जो जा रहा है वो अलग अलग है, पर क्रेडिट का जितना अमाउंट है वो मिलके ही इस ट्रांजैक्शंस को पूरा कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका एक साइड का जो एस्पेक्ट है वो अगर कॉमन हो, वाइसा वर्सा रिवर्स कर दीजिए, अगर आपके डेबिट साइड का जो एस्पेक्ट है वो कॉमन है, आपने माल खरीदा तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया और टू मोहन से भी खरीदा और टू राम से भी खरीदा। मोहन से खरीदा 5,000 रुपये और राम से खरीदा 10,000 रुपये। आप मार्केट में गए और मार्केट में वही बैठे बैठे हाथों हाथी आपने मोहन और राम से 5,000 और 10,000 रुपये का माल खरीद लिया, और जब शॉप पे पहुंचे, जनरल एंट्री करने का टाइम आया, आपने देखा कि परचेज अकाउंट मेरा कॉमन इफेक्ट हो रहा है। 5,000 रुपये मेरे क्या हो गए, 5,000 का मैंने परचेज मोहन से किया है और 5,000 का मैंने क्या किया है, राम से परचेज किया है। यानी कि इस केस में ये हो रहा है कि मोहन से मैंने उधार खरीदा मान लीजिए, तो लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी के फॉर्म में, और मिस्टर राम दोनों ही मेरी बुक्स में लायबिलिटी के फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं। इनको फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को इसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। चूँकि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने कहा लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, उनके नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, तो इसको मैं क्रेडिट करूँगा। और मेरा परचेज का जो ट्रांजैक्शन है वो कॉमन हो रहा है, कॉमन है। दोनों ही केस में डेबिट वाला जो एस्पेक्ट है वो एक ही है, वो है परचेज अकाउंट। तो क्यों मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम करूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन करूं, क्यों ना मैं इसको कंपाउंड यानी जोड़ के लिख दूं, और जिससे क्या होगा, मेरा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक दिन के अंदर मैंने 25 बार परचेज किए, 25 टाइम परचेज किए। मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम मोहन सोहन सबको जोड़ के, सबके जो परचेज के बिल है मैंने कंबाइंड जोड़ के एक के साथ एक अटैच कर दिए और सिंगल एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन सोहन, जो लोग इन्वॉल्व थे। तो क्या इससे मैंने अपना काम थोड़ा बहुत कम किया? मैं 25 अलग अलग जर्नल एंट्री कर रहा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। मैंने सबको कंपाउंड कर दी, पर मैंने कहा कंपाउंडिंग जो है आप अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते हो। कंपाउंडिंग केवल तभी की जाती है जब आपका एक साइड का जो अकाउंट है, चाहे वो डेबिट का हो या चाहे वो क्रेडिट का हो, एक साइड का जो आपका अकाउंट है वो अगर
कॉमनली अफेक्ट कर रहा है, कॉमनली अगर आपको अफेक्ट कर रहा है तो आप बिल्कुल कंपाउंडिंग एंट्री कर सकते हो, और पर सीक्वेंस साथ में जरूरी है। यानी कि आप 1 तारीख की जब बुक्स क्लोज कर रहे हो तो 2 तारीख की परचेज भी साथ में नहीं डाल सकते हो। एक ही मूवमेंट में, एक ही ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर 2 एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो आप कंपाउंडिंग एंट्री का प्रयोग करके भी अपने जर्नल को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। इसमें कोई गलती नहीं है। आपने अपना काम आसान ही किया है। आपने कहा कि मेरे जो बल्कि वर्क था, मेरा बहुत ज़्यादा वर्क था, मैंने अपने वर्कलोड को अपनी समझदारी से, मैंने अपने वर्कलोड को अपनी समझदारी से कम किया। पर मैंने कंडीशन कहा कि इसके अंदर ज़रूरी है कि एक साइड का एस्पेक्ट कॉमन होना चाहिए, एक साइड का एस्पेक्ट कॉमन होना चाहिए। अभी भी मैंने एग्जांपल में रहा कि मोहन कॉमन था, मोहन क्रेडिट होने वाला कॉमन था, डेबिट में कैश और बैंक अकाउंट आए। परचेज कॉमन था, सामने 2 अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, कोई बात नहीं, आप कंपाउंडिंग करके वाइस वर्सा, डेबिट का कॉमन हो एक या ये कॉमन हो। ध्यान रखिएगा दोनों में से एक साइड कॉमन होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी भी जो एग्जांपल दिया था, डेबिट 10,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट। आपने कहा कि मोहन से मिले 5,000 रुपये, मोहन से मिले 5,000 रुपये और सोहन से मिले 10,000 रुपये बैंक में। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन एस्पेक्ट, देखिए कॉमन एस्पेक्ट नहीं है। क्या इनके ये दोनों अकाउंट कॉमन है? नहीं। क्या इधर दोनों कॉमन है? ये बिल्कुल गलत एंट्री है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, किसी भी वे से ऐसे नहीं कर सकते हो। पर इसी ट्रांजैक्शन के अंदर एक एस्पेक्ट अगर कॉमन होता है तो डेबिट वाला एस्पेक्ट, यहाँ ये मान लीजिए ओनली मोहन था तो यहाँ आप कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई हमारी कंपाउंड एंट्री, मिश्रण जोड़ना। हमने जोड़ करके हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया और हमारे वर्क को थोड़ा सा कम कर लिया। तो अब तक हमने क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, स्पेसिफिक वर्ड और ट्रांजैक्शंस जो हमारे जर्नल में हमें करने हैं। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, सबसे पहले एक टर्म समझा हमने, वो समझा कंपाउंडिंग एंट्री क्या होती है, ठीक है। अब हम समझेंगे एक वर्ड जो आपको सब बार बार बहुत बार आएगा, और मैंने भी पहले रिपीट करके बोला कि डिस्काउंट सर क्या होता है। डिस्काउंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब होता है, डिस्काउंट जो होता है हमारी बुक्स में जर्नल के अंदर, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, डिस्काउंट हिंदी में कहेंगे बट्टा, ठीक है। तो जो डिस्काउंट है वो 2 तरह के हो सकते हैं। पहले डिस्काउंट के टाइप समझेंगे, डिस्काउंट कब मिलता है और कब डिस्काउंट हम देते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होगी जब आपको डिस्काउंट लोगों से मिलेगा, और बहुत सारी परिस्थिति ऐसे भी होगी कि आपको लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो पहले इसकी मीनिंग समझते हैं, इसका कैरेक्टर समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझते हैं कि कौन से डिस्काउंट को बुक्स में लेना है और कौन से को नहीं लेना है, कौन से डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है और कौन से डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करना है, और अगर करना है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है, और नहीं करनी है तो उसको एस्केप कैसे करना है। तो हमने कहा हमारे बिजनेस के अंदर आपको 2 तरह के डिस्काउंट मिलेंगे। पहला जो डिस्काउंट आपको बार बार सामने आएगा वो आएगा ट्रेड डिस्काउंट। शब्द आपको बार बार सामने सुनने को मिलेगा,
वो मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अभी समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा जो शब्द मिलेगा हमें वो मिलेगा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग हुआ ऐसा कोई भी डिस्काउंट जो आप देते हो या आप रिसीव करते हो कब करते हो, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसा डिस्काउंट, हमने क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट के टाइप समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्काउंट दो तरह के हमने बताए, पहले डिस्काउंट होंगे हमारे ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे डिस्काउंट होंगे हमारे कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो आपने दिया है या आपने रिसीव किया है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन अगर कोई डिस्काउंट रिसीव होता है तो ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि ये डिस्काउंट जो होता है उसको देने का जो हमारा पर्पस है, जो हमारा उद्देश्य होता है, वो होता है टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। क्या होगा, बहुत जरूरी शब्द समझ लीजिए, टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। अगर वो डिस्काउंट नहीं देते तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होती, वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाता। या कह दीजिए कि वो डिस्काउंट आपने दिया फॉर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। उस ट्रेड में जितना अमाउंट या क्वांटिटी इन्वॉल्व थी उसमें अगर बढ़ोतरी हो गई उस डिस्काउंट की वजह से तो वो कहलाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट तो जब ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी मोमेंटम पे दिया जाता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल देके समझाइए। फिर से आते हैं डेफिनेशन के ऊपर, एक एग्जांपल पहले समझते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं से ही आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आया, और उसने कहा कि सर ये जो आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप एयर कंडीशनर के होलसेल विक्रेता हैं। उसने कहा कि ये एसी मुझे कितने में दोगे, आपने कहा 30,000 में। आपने जो प्राइस कोट की इस एयर कंडीशनर की वो की 30,000 रुपीज पर पीस। एक एसी के मान लीजिए आपने कहा भाई 30,000 रुपये हम चार्ज आपसे करेंगे, तो कस्टमर बिना कुछ पूछे ही वहां से चुपचाप रवाना, गेट तक पहुंच गया। आपने आवाज दी, अरे भाई रुक 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 रुक, ऐसे क्यों जा रहा है, बात तो कर, क्या हुआ, अभी तो तूने मुझसे रेट पूछी थी और अब तू चुपचाप चला गया, मुझसे कुछ बात भी नहीं कर रहा है। तो उसने कहा सर मुझे एसी तो परचेज करनी है, परंतु मुझे आपके यहाँ की रेट बहुत ज़्यादा लग रही है। आपके बगल में एक और शॉप है, वो तो 25,000 में ही ये सेम पीस दे रहा है। ये सेम कैटेगरी 1.5 टन का एसी जो है वो सिर्फ 25,000 रुपये में दे रहा है। तो आप तो मुझे ये 30,000 में ऑफर कर रहे हो, तो मैं ऐसा क्यों करूं? क्या आपके मेरे बीच में कोई रिश्ता है? मैं अपने 5,000 का नुकसान क्यों करूं? बात समझिएगा। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, मैंने क्या कहा, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, अगर वो डिस्काउंट नहीं दोगे तो वो ट्रेड ही, वो ट्रांजैक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। आपने फटाक से अपने मन में कैलकुलेशन किया, आपने कहा यह तो ये मेरे मन में मेरा 22,000 रुपये का था, अगर मैं 25,000 रुपये में इसको बेचता हूँ तो भी मेरे जेब से कोई नुकसान नहीं है, मुझे तो इसमें कुछ न कुछ फ़ायदा होगा।
आपने उसको फिर से बुलाइए, सर आइए आइए आप देखिए तो सही, ये तो मेरा लेटेस्ट मॉडल है। अगर आपको पसंद आएगा, अगर आप अभी हाथों हाथ डन कर देते हो तो मैं आपको 25,000 रुपये में भी ये एयर कंडीशनर दे दूंगा। बात समझना। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, अगर आप ये डिस्काउंट नहीं देते तो वो कस्टमर आपसे परचेज नहीं करता। सेम चीज अगर आप परचेज करने गए हो और आपको रेट रीजनेबल नहीं लगी तो आप रेट की बार्गेनिंग कर रहे हो कि भैया इतने में देता है, इतना डिस्काउंट देता है एमआरपी पे, अगर तो मैं ये आइटम लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। तो इससे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आपने, व्यापारी ने वो डिस्काउंट ऑफर किया, प्राइस को घटा के ऑफर किया टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, अगर वो नहीं करते तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो ये कहलाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो पर्पस मैंने कहा ऐसा डिस्काउंट उस ट्रेड को या उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल जरूरी हो गया था। और किस टाइम दिया जा रहा है, जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसी मोमेंटम पे, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। तो ऐसी परिस्थिति में जो डिस्काउंट दोगे वो डिस्काउंट कहलाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट। या फिर दूसरा हो सकता है, आपने, उस आदमी ने कहा कि 30,000 रुपये में ठीक है दे दो, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे हाथों हाथ रुकिए। 25,000 में आपने डन कहा उसको, 25,000 में आपने कहा लेके जाइए कोई बात नहीं। उसने कहा भैया मुझे 25,000 तो पास में ही मिल रहे थे, मुझे तो 5 क्वांटिटी में चाहिए, मेरा और क्या फायदा आप करोगे? तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। आपके डील तो डन 25,000 रुपीज में एक की हो रही थी। मान लीजिए एयर कंडीशनर आपके घर में पड़ा था 20,000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए 20,000 रुपये में पड़ा, आपने सोचा एक में मैं 5,000 रुपये कमाऊंगा, एक अगर मैं एसी बेचता हूं तो मैं 5,000 रुपये कमाऊंगा। अगर मैं ये, और वो कुछ और बेनिफिट मांग रहा है, वो बोल रहा है कि सर आप मुझे 24,000 में अगर कर देते हो, मुझे 24,000 में अगर कर देते हो तो मैं 5 क्वांटिटी ले रहा हूं। आपने मन में कैलकुलेशन किया, अगर 24 में बेचता हूं तो भी एक पे 4,000 यानी कि 20,000 रुपये में नेट प्रॉफिट कमा लूंगा। आपने अपनी मन की कैलकुलेशन की। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, ट्रांजैक्शन तो पहले भी हो रहा था पर एग्जीक्यूट होते होते आपको पता चला कि कुछ और अमाउंट का डिस्काउंट कर दूं, रेट का फायदा कर दूं, तो हो सकता है हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर क्वांटिटी, वॉल्यूम बढ़ जाए। ऐसा जो भी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने डिस्काउंट दिया है, आपने कहा ओके 24,000 डन, पर आप 5 एयर कंडीशनर मेरे साथ एक साथ मेरे से खरीदोगे। तो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपने कोई भी डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की सबसे बड़ी विशेषता, खूबी क्या कहती है, हमें इसे बुक्स में रिकॉग्नाइज कभी भी नहीं करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस है वो उस रेट के नीचे आके ही एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैं 30,000 में क्यों इसकी एंट्री करूंगा, 25,000 में मैं क्यों एंट्री करूंगा, जब मुझे किधर से भी अफेक्ट नहीं किया है। यानी कि बिल के अंदर में हो सकता है मैं ऐसे दिखेगा कि 5 क्वांटिटी 30,000 ईच, 1,50,000 का आपको बिल दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा पर पीस पे कितना, आपने वर्ड ऐसे आया है ट्रेड डिस्काउंट शब्द आया है। ठीक है, आपने 6,000 रुपये हर पीस पे दिया है, यानी कि 30,000 रुपये आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने कहा 30,000 इंटू 5, आपने पहला जो बिल बनाया था वो 1,50,000 का आपको दिख रहा है, परंतु साथ ही साथ आपने उस पार्टी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि भी देख मैंने कितना बड़ा तेरा फायदा किया है, पर पीस पे मान लीजिए आपने
6,000 का फ़ायदा कर लिया और 5 की क्वांटिटी थी तो 6 × 5 यानी कि 30,000 का डिस्काउंट दे दिया और यहाँ पे आपका जो अमाउंट बन गया वो बन गया 1,20,000 रुपये। तो मुझे मेरी जो जर्नल एंट्री करनी है सेल की, क्या 1,50,000 रुपये करनी है या इसका कुछ करना है या 1,20,000 रुपये करनी है। इनवॉइस के अंदर अगर ट्रेड डिस्काउंट शब्द आपको मिलता है, आपको उसके ज़रा भी रिकॉर्ड नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद की जो वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज़, यानी कि आपको बुक्स के अंदर यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन्स को 1,20,000 से रिकॉर्ड करना है। आप सेल की एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000 रुपये। तो हमने कहा दो तरह के डिस्काउंट है। पहले डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर वो डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए होते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, और इसे हम बुक्स में ज़रा भी नहीं लेके आएंगे। हमें ट्रांजेक्शन्स में दिखा कि सेल ऑफ ₹1 लाख एंड 20% गिवन एज अ ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 1 लाख में से 20,000 रुपये कम कर दीजिए, पीछे रहा 80,000 रुपये। हमें ट्रांजैक्शन 80,000 से ही रिकॉर्ड करना है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम दूसरे तरह के डिस्काउंट के ऊपर, जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि ऐसा एक डिस्काउंट या छूट, डिस्काउंट का दूसरा शब्द हो गया छूट, एक ऐसी छूट है जो आप कब दे रहे हो, उस टाइम दे रहे हो जब एक बार ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है, डेटर्स और क्रेडिटर्स की रिलेशनशिप ऑलरेडी बुक्स में आ चुकी है उस पर्टिकुलर आदमी के साथ। यहाँ पे मान लीजिए ये 1,20,000 रुपये के साथ हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। पर्सन हमारा नोन था, तो हमने उसको उधार में माल बेचा था। तो ये हुआ कि वो राम या मोहन जो भी है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दी हमने, और हमारी बुक्स में वो डेटर्स के फॉर्म में खड़ा है। कैसे खड़ा है? डेटर्स के फॉर्म में हमारी बुक्स में वो पर्सन ऑलरेडी खड़ा है। अब हमें क्या करना है? अब हमने ये सोचा कि ट्रांजैक्शंस तो हो चुका है, इस भाई साहब से पैसे कैसे रिकवर करेंगे। यानी कि अगर एक बार ट्रांजैक्शन आपका हो चुका है और उसके बाद में कोई भी नया डिस्काउंट आप दे रहे हो, छूट दे रहे हो, सब्सिक्वेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, एनी डिस्काउंट एनी अमाउंट जो ट्रांजैक्शन होने के सब्सिक्वेंट यानी कि उसके बाद में दिया जाता है, पर्पस जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ अकाउंट। आपने अपना जो अमाउंट लोगों से मांगते हो उसको जल्दी से जल्दी हम कलेक्ट कैसे करें, कैसे हमें उसको कलेक्शन करने के पर्पस से, यानी कि पर्पस जो होगा वो हमारा होगा कलेक्शन। कलेक्शन के पर्पस से अगर कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है, कलेक्शन के पर्पस से सब्सिक्वेंट टू द ट्रांजैक्शंस, एक बार बुक्स में ट्रांजैक्शन हो चुका है, आप उसके साथ एक बार माल खरीद चुके हो या माल आप बेच चुके हो। अब बात है कलेक्शन की, आपको उससे जल्दी पैसा रिकवर करना है, या उल्टा मान लीजिए आपकी पार्टी आपसे मांग रही है कि जल्दी पैसा दे दीजिए तो मैं आपका कुछ फ़ायदा कर देता हूँ। आप एक काम कीजिए, 1,20,000 रुपये जो मुझे आप दे रहे हो, जिसके बीच में हमारा कमिटमेंट था कि भी हम 2 महीने बाद पेमेंट देंगे, उसके जगह आज हमें ये पेमेंट देते हो तो मैं आपको 5,000 का और फ़ायदा कर देता हूँ। यानी कि ऐसा डिस्काउंट जिसका जो पर्पस होता है
चाहे रिसीविंग कंडीशन में हो या पेइंग कंडीशन में हो, कलेक्शन पर्पज के लिए, जल्दी कलेक्शन करने के लिए अगर कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो हमने कहा हमारा जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमेशा सब्सिक्वेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस होने के बाद में दिया जाता या लिया जाता है, और इसका जो पर्पस होता है वो हमेशा कलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, आप अपनी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो, तो इसका जो पर्पस हो गया वो हमेशा कलेक्शन पर्पस के लिए होता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा उस ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के पर्पस से होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये जो पर्सन था उससे 1,20,000 रुपये का हम लोगों ने माल तो सेल कर दिया। मान लीजिए ये मिस्टर मोहन थे, तो हमने एंट्री उस टाइम की थी कि मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल 1,20,000। ऊपर जो हमने ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड किया उसकी ही बात करेंगे। हमने मोहन को 1,20,000 रुपये का माल उधार में बेच दिया। मोहन ने कहा सर मैं आपको इसका पेमेंट लगभग 2 महीने बाद में दूंगा, यानी कि 2 मंथ के कमिटमेंट के साथ में हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। ट्रेड एग्जीक्यूट करते समय जो डिस्काउंट दिया था हम उसको बुक्स में लेके नहीं आए हैं, परंतु यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन बीत गए मान लीजिए, तो वर्तमान स्थिति ये है कि मोहन जो है हमारी बुक्स में एसेट्स के फॉर्म में खड़ा है। हमारी बुक्स में कैसे खड़ा है? एसेट्स के फॉर्म में, क्योंकि हम उससे पैसा मांगते हैं। तो वर्तमान में जो मोहन है हमारी बुक्स में डेटर्स के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में खड़ा है। हमने मिस्टर मोहन को एक ऑफर दिया कि मोहन एक काम कीजिए यार, आप हमारे बीच में ऑलरेडी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, 2 महीने का कमिटमेंट है, परंतु कोई रीजन से अगर आपके पास पेमेंट की व्यवस्था हो तो अगर ये आज हमें पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 5,000 रुपये का और फायदा कर दूंगा। बात समझिएगा, मोहन ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर 1,20,000 के अमाउंट से डेटर्स के फॉर्म में खड़ा है। हमने मोहन से कहा कि भैया आप हमें इसके बदले में केवल 1,15,000 रुपये दे दीजिए तो भी हमारा काम चल जाएगा, सब्जेक्ट टू पैसा हाथों हाथ देना पड़ेगा। मैंने कहा आप कुछ फायदा ले रहे हैं या कुछ फायदा दे रहे हैं, पर्पस जो है वो क्या है, कलेक्शन। या तो आपसे कोई जल्दी कलेक्शन करना चाहता है या आप किसी से जल्दी कलेक्शन करना चाहते हैं। तो चूंकि मोहन ने हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया, अगर आप हमें 5,000 का डिस्काउंट देते हो तो पूरा का पूरा पेमेंट मैं हाथों हाथ आपको नकद में देता हूं। तो ट्रांजैक्शन ये हुआ कि मोहन से 1,20,000 के अगेंस्ट में केवल 1,15,000 रुपये मिले और 5,000 रुपये का ₹5,000 हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। यानी कि अब जो मोहन का अकाउंट हमारे यहाँ पे 1,20,000 रुपये से खड़ा था, अगर वो 1,15 का भी पेमेंट कर देगा, ये मोहन हमें अगर 1,15 का भी पेमेंट कर देगा तो भी उसका अकाउंट मुझे नील बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि 0 करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करूँगा तो मेरी बुक्स में ये दिखेगा कि मोहन जो है मैं मोहन से 5,000 रुपये मांगता हूँ, तो रियलिटी ये है कि वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, अब मैं उससे कुछ नहीं मांगता हूँ। तो फिलहाल पहली स्थिति में ये हुआ कि 1,15,000 रुपये मोहन ने मुझे दे दिए। तो मैंने कहा केस चूंकि हमारे एसेट्स है
इसके अंदर इंक्रीज हो गई है। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,15,000 रुपये। पैसे दिए मोहन ने, तो मैंने लिखा टू मोहन, क्योंकि मोहन मेरी बुक्स में एसेट्स के फॉर्म में खड़ा था और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई। मोहन क्या था? एसेट्स के फॉर्म में खड़ा था और एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो हमने कहा हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। तो मोहन को मैंने 1,15,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। तो हुआ ये कि मोहन का जो अकाउंट था लेजर पोस्टिंग के टाइम, जब आप समझोगे कि मोहन के अकाउंट में 1,20,000 रुपये आप मांगते थे, 1,15,000 प्राप्त कर दिए, तो 5,000 रुपये अभी भी आपका बैलेंस वहाँ पे बोल रहा है। यानी कि बुक्स ये शो करेगी कि मोहन से आज भी आप 5,000 रुपये मांगते हो, जबकि हम मांगते नहीं हैं, क्योंकि हमारे बीच में डील ये हुई है कि ये 5,000 को आपको डिस्काउंट देना है, छूट देना है। तो पहला स्टेटस ये होगा कि चूंकि मोहन का अकाउंट का जो हमारा ओरिजिनल बैलेंस था वो 1,20,000 रुपये का था और अब उससे कुछ भी नहीं मांगते हैं, तो मुझे मोहन को पूरा का पूरा 1,20,000 रुपये को क्रेडिट करूंगा अगर, तो उसका अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डेबिट में 1,20,000 का बैलेंस है। तो क्रेडिट में जब तक 1,20,000 नहीं करूंगा, मोहन का अकाउंट के अंदर कुछ न कुछ बैलेंस बोलेगा। चूंकि मैं उससे पैसा नहीं मांगता हूँ, डील ऐसी ही हो चुकी है, तो मैं मोहन को क्या करूँगा? मैं मोहन को करूँगा क्रेडिट 1,20,000 रुपये से। ट्रांजैक्शन में मुझे पता चला कि 1,15,000 रुपये उसने दे दिए, तो केस के अंदर मैंने डेबिट कर दिया 1,15,000 रुपये। अब इस 5,000 का क्या करूं? तो ये जो डिस्काउंट है 5,000 रुपये, मेरे बिजनेस के लिए ये क्या हो गया? खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, कोई बात नहीं। और एक्सपेंसेस के जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। चूंकि आपके खर्चों में इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो अब इस डिस्काउंट को आपको करना पड़ेगा। अभी हमने डबल कंपाउंडिंग एंट्री सीखी थी, तो कैश के अंदर हमने लिखा 1,15,000 रुपये, ठीक है, और डिस्काउंट में हमने लिख दिया 5,000 रुपये। कैश में 1,15,000 रुपये हुए, डिस्काउंट मैंने कहा एक्सपेंसेस, बिजनेस का एक्सपेंसेस बढ़ गया है 5,000 रुपये से, हमने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 रुपये, और टू मोहन, हमने मोहन का जो लेजर है 1,20,000 से ख़त्म कर दिया। अभी अभी हमने पहले एक कंसेप्ट समझा था, कंपाउंडिंग एंट्री। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि जो एक एस्पेक्ट है क्रेडिट वाला वो कॉमन है, मोहन का अकाउंट कॉमन है, और मोहन के साथ ही एक ही ट्रांजैक्शंस के अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, और दोनों के दोनों डेबिट साइड से इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अमाउंट विच इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ मोहन। मोहन के क्रेडिट वाले अकाउंट के इक्वलेंट अमाउंट में दो अकाउंट, कुछ हिस्सा कैश में जा रहा है, कुछ जा रहा है डिस्काउंट के अंदर। तो क्या हम इसकी कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते? ये देखिए, ये कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री हमने कर दी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 1,50,000 फ्रॉम मोहन एज ए फुल सेटलमेंट और एंड गिव डिस्काउंट ऑफ ₹5,000। आप अपनी भाषा में इसका नरेशन नोट कर लीजिए। अगर मुझे कंपाउंड एंट्री पसंद नहीं है तो फिर मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 1,15,000 टू मोहन 1,15,000, नरेशन लिख दूंगा इस ट्रांजेक्शन का, ठीक है। साथ ही साथ एक और एंट्री करूंगा, मैं वो लिखूंगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू मोहन 5,000 रुपये, ठीक है। तो मैं कंपाउंड एंट्री न करके सिंपल जर्नल एंट्री करके भी काम चला सकता हूँ, इसमें भी कोई गलती नहीं है। जैसे आपको
समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। तो हमने डिस्काउंट शब्द पहले के जब चैप्टर थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वहाँ मैंने कहा था कि आगे भी चैप्टर्स में बहुत सारे नए नए शब्द आपको आएंगे। हर शब्द को मैं उस चैप्टर के साथ लिंक करके बोलूँगा। तो अगर आप अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर को पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट शब्द मिलेगा। अब जर्नल में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन था जहाँ पे मैंने इसकी एंट्रीज भी बता दी कि कैसे एंट्री की जाती है और इसका मीनिंग क्या होता है, तो डायरेक्टली आप को रिलेट कर सकते हो इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मैंने आपको अभी क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं कराए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नए नए शब्दों का मीनिंग बताया गया है। लगभग सभी शब्द हम कर चुके हैं, फिर भी आगे 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 क्या करेंगे हम, जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नए नए शब्दों को समझते जाएंगे। और जब एक बार हमारा कोर्स कंप्लीशन की तरफ आ जाएगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, उस टाइम हम फिर से जाएंगे कहाँ पे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में, और उस टाइम समझेंगे कि क्या अब ऐसा कोई शब्द है जो हमें पता नहीं है। अगर एक शब्द भी ऐसा मिल जाए, मेरा कमिटमेंट है आपको, जो आपने मेरे कोर्स में कवर नहीं किया होगा, ये लगभग असंभव होगा। ठीक है, तो हमने देखा डिस्काउंट का मीनिंग, और डिस्काउंट में हमने देखा अगर ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है हम बिल्कुल भी उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, परंतु अगर कैश डिस्काउंट है कलेक्शन पर्पस के लिए, चाहे हम ले रहे हैं चाहे हम दे रहे हैं, ये सेम सिचुएशन हमारे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। हमसे कोई पर्सन मांगता है, ठीक है, और हमें कहता है कि भाई साहब 1 लाख की जगह 1,20,000 की जगह आप हमें 1,15 दे दीजिए। अब क्या हुआ, ये 5,000 रुपये हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है ना, एज ए इनकम के फॉर्म में हम उसको बुक्स में लेके आएंगे और उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब एक नया शब्द समझते हैं, डिस्काउंट से मिलता जुलता बिल्कुल रिबेट शब्द है कि सर रिबेट का मतलब क्या होता है और इसका अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो रिबेट का मतलब है छूट है, इसका भी मतलब छूट है, डिस्काउंट का मतलब भी छूट है, दोनों ही छूट है, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। पर इन शब्दों को अलग अलग पर्पस के लिए हमारे बिजनेस में यूज किया जाता है। तो डिस्काउंट तो मैंने कहा कैश डिस्काउंट कलेक्शन पर्पस के लिए होता है, तो रिबेट का मतलब ये भी एक तरह से डिस्काउंट ही है, परंतु ये अदर देन इसका जो पर्पस होता है वो कलेक्शन का पर्पस नहीं होता है। इसका जो पर्पस है वो अदर देन कलेक्शन कोई और ही रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है या हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर आप छूट रिसीव कर रहे हो या छूट दे रहे हो और पर्पस आपका अर्लियर कलेक्शन है, वो तो आपका कैश डिस्काउंट है, पर इसके अलावा और भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से जितना अमाउंट बुक्स में रिकॉग्नाइज किया गया है पर्टिकुलर डेटर्स या क्रेडिटर की सिचुएशन में, उसको और ज़्यादा उतना अमाउंट आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो उसको छूट दे रहे हो या छूट ले रहे हो, तो आप कहेंगे आपने रिबेट ली या रिबेट दी। तो पर्पस जो था इस डिस्काउंट का रिबेट का जो पर्पस होता है वो अदर देन कलेक्शन होगा। पहला क्या हुआ, हमने कहा इसका जो पर्पस है वो अदर देन कलेक्शन होगा हमेशा। जनरली हम क्यों देते हैं, ये देते हैं हम लोग पुअर क्वालिटी की रीजन से भी दिया जा सकता है, या कई बार स्पेसिफिक टर्म्स को सेटिस्फाई नहीं करने की वजह से अगर आपने छूट दी है। अदर देन केस पर्पस, कलेक्शन पर्पस के अलावा
अगर आप डिस्काउंट देते हो तो जनरली वो रिबेट कहलाएगी। मार्केट में जनरली जो पुअर क्वालिटी का अगर कोई पता चलता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं, आपने किसी आदमी को माल बेचा, इसी को एग्जांपल पकड़िए, ठीक है ना, आपने माल बेचा और आपने स्पेसिफिकेशंस बताई कि इस एयर कंडीशनर की तो ये स्पेसिफिकेशन है। ट्रेड हो चुका है बुक्स में, समझना मेरी बात, ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर अपने घर लेके गया और आप उस कस्टमर को पता चलता है कि आपने जिस क्वालिटी का आइटम मुझे बताया था, आपने कहा था ये आइटम तो प्योर वुडन का, सागवान के वुडन का है, और आपने देखा कि सागवान के साथ साथ दूसरी लकड़ी भी इसमें लगाई गई है। आपको बताया गया था कि इसके अंदर कॉपर की वायर लगी है, आपने देखा कि इसके अंदर तो कॉपर तो है ही नहीं। यानी कि कस्टमर ने ये फील किया कि जिस क्वालिटी या स्पेसिफिकेशंस, जिस क्वालिटी या स्पेसिफिकेशंस का कमिटमेंट करके हमें ये गुड्स बेचा गया था, वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया है, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है, हमसे झूठ बोला गया है। उसने कहा था कि ये है मोबाइल, इस क्वालिटी का है, इसमें ऐसा ऐसा ग्लास लगा है, गिराओगे तो भी नहीं टूटेगा, और आपने घर जाके जब देखा कि इसमें तो जो बताई गई बातें हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, आपने ऑलरेडी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। कस्टमर ने फ़ोन किया कि सर आपने झूठ कमिटमेंट किया, आपने जो क्वांटिटी या जो क्वालिटी जो स्पेसिफिकेशंस आपने हमें बताए थे वो नहीं है, मैं इस गुड्स को आपको रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे आपका माल नहीं चाहिए। और ऐसी स्थिति में आपके इंडिकेटर लगने शुरू हो गए, आपको लगा कि ये माल आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर फॉरेन के अंदर मान लो एक्सपोर्ट कर रखा है, आपको लगा कि प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, माल वापस आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कैसे करें, सोचा, फ़ोन किया उसको, काउंटर ऑफर दिया कि भैया मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सकता है कि मेरे समझने में, लड़के के बताने में गलती हो गई, हमने जो स्पेसिफिकेशंस बताई थी हो सकता है वो उसको मैच ना करे, पर एक काम कीजिए, मैंने जो आपको ये 1,20,000 का आइटम बताया था, थोड़ी बहुत गलती हो गई है हमारी, आप इसे वापस रिटर्न मत कीजिए, इसे आप ही रख लीजिए और इसके बदले में मुझे सिर्फ 1,10,000 रुपये दीजिए। मैं आपको छूट दे देता हूँ, मैं आपको रिबेट दे देता हूँ, आप जितनी हमने हमारी बताई गई क्वालिटी या क्वालिटी में जितनी मिस्टेक थी उसको कंपनसेट करने के लिए मैं आपको 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ, आप मुझे अब 1,20,000 की जगह 1,10,000 ही दीजिए। यानी कि अब आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो पर कलेक्शन की बात अभी नहीं आई है, कलेक्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं है। आपको पता है कि आपने जो स्पेसिफिकेशन, जो क्वालिटी बताई गई थी वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हुए, जिसकी वजह से कस्टमर आपसे खफा हो गया है। माल हो सकता है रिटर्न कर दे, और माल रिटर्न हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होएगा। इससे बढ़िया एक काम करो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो और ट्रेड को रिटर्न होने से, गुड्स को रिटर्न होने से बचा लो। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा, चूंकि आदमी की बुक्स में ऑलरेडी हम 1,20,000 से इसको खड़े कर चुके हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ पुअर क्वालिटी or any specific purpose which is not fulfilled in the transaction, any poor quality or any specific purpose which is not fulfilled in the transaction, जो कमिटमेंट किए गए थे वो पूरे नहीं हुए
उनकी वजह से आपने कोई डिस्काउंट दिया है या रिबेट दी है, इसको कहते हैं रिबेट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे रिबेट बोलेंगे। बुक्स में ठीक वैसे ही रिकॉग्नाइज करना है जैसे आपने कैश डिस्काउंट को किया है, बस नाम आ जाएगा रिबेट अलाउड या रिबेट रिसीव्ड। इस केस में मैंने कहा मोहन से 1,20,000 रुपये बाकी था, उस आदमी ने बोला ठीक है चलिए 1,10,000 रुपये आप ले लीजिए या 10,000 का मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। अब आपने डिस्काउंट क्या दिया, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू मोहन। तो मोहन चूंकि आपकी बुक्स में एसेट्स के फॉर्म में 1,20,000 रुपये था, 10,000 से अब वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब उसका बैलेंस हो गया 1,10,000 रुपये। आपने मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि अब आपने ये किया कि जो आपकी एसेट्स की वैल्यू है 10,20,000 रुपये से डाउन हो गई है। एसेट्स के नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में है, वो अब आदमी क्या देगा, आपको 10,000 रुपये कम देगा। यानी कि अब रिबेट को आपने बुक्स में क्या कर दिया, बुक कर लिया है, खर्चे को बुक कर लिया है। रिबेट आपके लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंसेस हो गया। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 10,000, चूंकि मोहन को दे रहे हैं उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमारे डेटर की वैल्यू कम हो रही है, तो इसके लिए हमने मोहन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हमने डिस्काउंट का मीनिंग समझा और साथ ही साथ रिबेट का मीनिंग भी समझ लिया। ठीक है, अब हम कुछ और नए नए शब्द जो आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे उनके ऊपर डिस्कस करते हैं।